बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका इंस्ट्रक्टर नुमान एडटेक की जानिब से हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज हमारी HTML की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ पे होता है और वेबसाइट के लिए HTML में टेबल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ टेबल, टेबल होता क्या है और वेयर टू यूज़ द टेबल्स, टेबल्स को कहाँ पे और क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेबल्स इन HTML में टेबल्स किस तरह बनाए जाते हैं और HTML टेबल्स के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद देखेंगे कि टेबल्स को रो वाइज या कॉलम वाइज मर्ज किस तरह से किया जाता है HTML में। और नंबर 6 पे देखेंगे कि नेस्टेड टेबल्स HTML में किस तरह क्रिएट होते हैं। और लास्ट में हम एक वेब पेज का लेआउट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। व्हाट इज़ अ टेबल? अ टेबल इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स। एक टेबल जो है बेसिकली ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन या डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। HTML टेबल्स allow web designers to arrange data into rows and columns। HTML के जो टेबल्स हैं ये डिज़ाइनर्स को या डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि वो डाटा को या इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकें रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि हमने पी का टैग पढ़ा पैराग्राफ्स के लिए, लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट्स के बारे में जाना और आज हम टेबल्स को देख रहे हैं कि टेबल्स कहाँ पे किस तरह से यूज़ होते हैं। तो ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब कौन सा डाटा कौन से डाटा स्ट्रक्चर में हमने ऑर्गेनाइज करना है, ये हमें डाटा को देखने के बाद ही पता चलता है। पहले हम डाटा को देखते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डाटा कौन से डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे मैं UI UX डिज़ाइनिंग के जो कोर 2 प्रिंसिपल्स मैंने बताए थे उनका यहाँ पे मैं दोबारा जिक्र करूँगा कि अपीलिंग एंड ईजीनेस, कि कौन सा डाटा कौन से डाटा स्ट्रक्चर में ज़्यादा अपीलिंग भी लगेगा और यूज़र के लिए उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी होगा और उसको ऑर्गेनाइज करना भी आसान होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वो किस किस्म का डाटा होता है जिसको स्टोर करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें टेबल के डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। Where to use the tables? Tables are used to organize data that is too detailed and complicated to be described adequately in the text। ऐसा डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड डाटा जिसको हम टेक्स्ट की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में स्टोर ना कर सकें, ऑर्गेनाइज करना प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के डाटा को फिर हम टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं या स्टोर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे डाटा ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसमें मुझे इन 5 स्टूडेंट्स के सेपरेटली रोल नंबर्स भी चाहिए, स्टूडेंट्स के नेम्स भी चाहिए, उनके फादर्स नेम्स भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए और परसेंटेज भी चाहिए। अब इस किस्म का डाटा अगर मैं टेक्स्ट की फॉर्म में या किसी पैराग्राफ की फॉर्म में स्टोर करता हूँ तो ना सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होगा, बल्कि अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज कर भी लेता हूँ किसी तरह से तो फिर वो यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना भी ईजी नहीं रहेगा। और अगर मैं इसको एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करता हूँ तो सबसे पहले एक लिस्ट बन जाएगी रोल नंबर्स की और उसके अंदर हर एक की एक सब लिस्ट अलग से बनेगी जिसमें नेम, फादर नेम, मार्क्स और परसेंटेज आ जाएंगे। तो इस तरह की लिस्ट एक तो बड़ी लॉन्ग चली जाएगी, लंबी हो जाएगी। उसके अलावा अगर मुझे एक नई फील्ड यहाँ पे एक नई फील्ड इसमें ऐड करनी पड़ जाती है तो हर लिस्ट की सब लिस्ट में जाकर मुझे एक नया लिस्ट आइटम ऐड करना होगा। और दूसरे नंबर पे ये यूज़र्स के लिए भी ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं रहेगा। तो इस तरह के डेटे को स्टोर करने के लिए टेबल्स ही बेस्ट वे है और बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर हैं और उसी में ही ये डाटा अपीलिंग भी लगेगा और इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा। टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करने के एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1 है इजी टू मैनेज द कम्प्लेक्स डाटा। ये एक कम्प्लेक्स डाटा है, इसको टेबुलर फॉर्म में मैनेज करना नहायत आसान है।
अगर मुझे यहाँ पे कोई रिकॉर्ड एडिट करना है तो आसानी से मैं एडिट कर सकता हूँ, या मुझे नई फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ऐड करके यहाँ पे रिकॉर्ड आसानी के साथ इंटर कर सकता हूँ। नंबर 2, इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरह की फॉर्म में डेटा इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। हम यहाँ से किसी का भी रिकॉर्ड और उसकी फुल इंफॉर्मेशन हम आसानी से गेट कर सकते हैं। इजी टू फाइंड अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब अगर किसी स्टूडेंट की मुझे स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे रोल नंबर 1023 के मार्क्स चाहिए, तो यहाँ से मैं रोल नंबर 1023 पे जाऊँगा और यहाँ से मार्क्स पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे इसके मार्क्स 883 मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी, हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। HTML में टेबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो HTML में टेबल बनाना बहुत ही आसान है। टेबल बनाने के लिए टेबल का ही टैग यूज़ होता है HTML में, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट टेबल और एंगल ब्रैकेट क्लोज ये इसका स्टार्टिंग टैग है, और यहाँ पे ये एंड पे एंगल ब्रैकेट स्लैश टेबल और फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट डालेंगे तो ये यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा। अब जितने भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है टेबल के अंदर वो मुझे इसी टेबल के टैग के अंदर ही ऐड करनी है। सबसे पहले इसका एक टैग लगा हुआ है कैप्शन का। कैप्शन का टैग होता है टेबल की टाइटल के लिए टेबल की जो कैप्शन हमने देनी होती है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज रिकॉर्ड दिया गया तो ये हम कैप्शन के टैग के थ्रू देंगे। उसके बाद TR का जो टैग है वो टेबल में रो को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे TR यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे TR का टैग क्लोज हुआ है। इसी तरह यहाँ पे एक TR, यहाँ से सेकंड TR यहाँ तक, यहाँ से थर्ड TR यहाँ तक, यहाँ से फोर्थ TR यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे पास इस टेबल में 4 रोज हैं और TD का टैग रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब एक रो के अंदर जितने हमें कॉलम्स चाहिए होंगे हमें उतनी बारी TD के टैग्स लगाने पड़ेंगे। जैसा कि इस TR में 3 बार TD के टैग्स यूज हुए हैं तो इसका मतलब कि इस रो में 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह हर रो में 3 ही कॉलम्स हैं। अब TH क्या है? TH रिप्रेजेंट करता है जी टेबल हेडिंग को। जो हमने हेडिंग्स देनी होती हैं टेबल के ऊपर वो हम TH के टैग के थ्रू देते हैं। अब इसकी क्वालिटी क्या है? TH की क्वालिटी ये है कि एक तो इसमें जो टेक्स्ट आता है वो सेंटर लाइन होता है और दूसरा बोल्ड होता है ताकि वो एक हेडिंग के तौर पे वाज़ेह हो सके। इस टेबल की टोटल 4 रोज़ हैं, एक हेडिंग की रो है और उसके बाद डाटा की 3 रोज़ हैं और हर रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं जो यहाँ पे हम कोड के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस कोड को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं ये कोड कॉपी कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे जाके हमारा जो एडटेक का जो फोल्डर है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और एक पुरानी फाइल लेके मैं इसी को राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर रहा हूँ। नोटपैड प्लस प्लस का जिन लोगों को नहीं पता वो भाई HTML की फर्स्ट क्लास देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल किया था। इस फाइल में अब मैं इसको सबसे पहले फाइल सेव एज करके, आज की हमारी क्लास 5 है तो मैं यहाँ पे 5 डाल के सेव कर रहा हूँ और इस फाइल में मैं यहाँ बॉडी के टैग के अंदर जितना भी डेटा है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और जो इसका बेसिक जो हमारे टैग्स HTML के हैं वो यहाँ पे रह जाएंगे। ये बेसिक टैग के बारे में भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैंने अपनी फर्स्ट HTML की क्लास में इनको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या है, इनका फंक्शन क्या है, वो वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। अब वो जो डेटा मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है। मैं इसको प्रॉपर इंडेंटेशन इसकी दे लूँ। इंडेंटेशन कहते हैं कोड को प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने को, और ये हम इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में लेटर ऑन जब हमें इस कोड की कभी ज़रूरत पड़े या हमें इसमें कोई चेंज करनी पड़े तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, और ये तभी होगा जब हमने कोड को प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज रखेंगे। मैं इस फाइल को Ctrl+S करके यहाँ से सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एडटेक के फोल्डर में दोबारा आया, ये हमारी है HTML क्लास 5, तो इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल
ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे बन के आ गया है। अभी इस टेबल में कोई बॉर्डर वगैरह नज़र नहीं आ रहे, उसको हम अप्लाई करते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम टेबल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, तो उसमें बॉर्डर भी है वो भी अप्लाई करके देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी HTML टेबल एट्रीब्यूट्स। नंबर 1 है विड्थ। यहाँ पे एग्जांपल में टेबल यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू 100%, यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा हुआ है टेबल के टैग का जिसमें विड्थ 100% है। तो अगर मैं इसकी विड्थ 100% दे देता हूँ तो यहाँ पे जो टेबल होगा वो पूरी स्क्रीन पे 100% स्प्रेड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो एट्रीब्यूट होता है वो स्टार्टिंग टैग के अंदर ही आता है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टेबल के टैग में एट्रीब्यूट दे रहा हूँ इसका विड्थ का, और इसका मैं साइज दे रहा हूँ अभी 50%। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये मेरा टेबल स्क्रीन के 50% पे स्प्रेड हो गया। इसके बाद यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ मैं इसका हाइट एट्रीब्यूट भी ऐड कर लेता हूँ नोटपैड में जाके। यहाँ पे मैं इसकी टेबल की हाइट दे रहा हूँ इज इक्वल टू 200 पिक्सल्स। अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँ ब्राउज़र में तो ये देखें इसकी जो टेबल की जो टोटल हाइट होगी है वो 200 पिक्सल्स हो रही है। इसके बाद हमारे पास है बॉर्डर, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर भी ऐड कर रहा हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इसको 1 वैल्यू दे रहा हूँ कि 1 पिक्सल का मुझे बॉर्डर चाहिए। अगर हम पिक्सल नहीं लगाते, px नहीं लगाते तो इट मीन्स अगर कुछ भी नहीं लगाते तो वो वैल्यू पिक्सल ही बाय डिफ़ॉल्ट नोट की जाएगी। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें अब 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया पूरे टेबल के ऊपर। मैं बॉर्डर की वैल्यू ज़्यादा भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 कर रहा हूँ, तो अब जो टेबल का बॉर्डर हो जाएगा वो 10 पिक्सल का हो गया। ये जो हमें थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग नज़र आ रही है ये होती है सेल स्पेसिंग, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 पिक्सल्स की होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मैं नेक्स्ट में नोटपैड में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ सेल स्पेसिंग का, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ, इट मीन्स 0 पिक्सल्स। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें अब वो स्पेसिंग जो सेल्स की है वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह से यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिंग यहाँ पे 10 पिक्सल्स करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने 10 ऐड किया, और ये अब स्पेसिंग जो होगी है सेल्स के दरमियान वो 10 पिक्सल्स की हो रही है। इसी तरह एक और एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग की मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें इसने सेल्स की पैडिंग भी बढ़ा दी है। मैं पैडिंग थोड़ी सी और इंक्रीज करता हूँ ताकि मैं आपको समझा दूँ कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं सेल पैडिंग इसकी कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 50। अब ये देखें कि जो सेल स्पेसिंग है वो ये है, जो सेल्स के जो बॉर्डर है उसके दरमियान जो स्पेसिंग आ रही है वो सेल स्पेसिंग है, जबकि सेल के एज से लेके जो हमारा कंटेंट है उसके दरमियान का जो मार्जिन है वो सेल पैडिंग है। तो सेल स्पेसिंग ये सेल्स के दरमियान जो स्पेस है वो है, जबकि सेल के एजेस से लेके कंटेंट के दरमियान जो मार्जिन है जो स्पेस है वो सेल पैडिंग है। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है अलाइन का, तो मैं यहाँ पे अलाइन का एट्रीब्यूट भी ऐड कर रहा हूँ। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो इससे क्या होगा, टेबल मेरा पूरा उठ के स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट को हम देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इसकी एक इमेज का पाथ दे रहा हूँ कि मुझे बैकग्राउंड में एक इमेज शो करना है टेबल के। तो यहाँ पे मैं ऐड टैग के फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे मैं इमेजेस का फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक bg.jpg की फाइल पड़ी हुई है, तो इसी को मैं वहाँ पे बैकग्राउंड में लगाता हूँ। और
रखें कि ये जो बैकग्राउंड की फाइल पड़ी हुई है वो इमेजेस के फोल्डर में पड़ी हुई है, तो मुझे पाथ देना होगा वहाँ पे जाके images / फाइल का नाम bg.jpg। तो अब अगर मैं ब्राउज़र में जाके अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे टेबल के एक बैकग्राउंड भी ऐड हो गया है। तो ये थे टेबल के एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है मर्जिंग ऑफ कॉलम्स एंड रोज़। HTML के टेबल के अंदर सेल्स को मर्ज किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसका टेबल का कोड है और यहाँ पे इसकी आउटपुट है। तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट रो के फर्स्ट 2 जो कॉलम्स हैं वो मर्ज हुए हैं। इसी तरह से सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो के जो लास्ट कॉलम्स हैं वो आपस में मर्ज हुए हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये 3 कॉलम्स व 4 रोज का एक टेबल है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ नोट पैड में मैं जो पुराना टेबल है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल और इसका मैं एट्रीब्यूट बॉर्डर इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर रहा हूँ ताकि हमें बॉर्डर्स नज़र आते रहे टेबल के। और यहाँ पे इसका मैं क्लोज कर रहा हूँ टेबल को। अब इसके अंदर 4 रोज और 3 कॉलम्स का एक टेबल है, तो ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक रो ऐड कर रहा हूँ TR के टैग लगा के और यहाँ पे TR को क्लोज कर रहा हूँ। और इसके अंदर मुझे कॉलम्स 3 चाहिए, तो मैं एक TD लगा रहा हूँ और इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे मैं TD को क्लोज कर रहा हूँ और इसी तरह इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे 2 मरतबा Ctrl+V करता हूँ, तो ये मेरे पास 3 कॉलम्स ऐड हो गए हैं और इनकी मैं वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब 4 रोज़ हैं तो मैं यही रो पकड़ के पूरी रो का कोड मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स मैं इसको पेस्ट करूँगा तो मेरे पास टोटल 4 रोज़ ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ। 1 2 3, यहाँ पे मैं 4 कर रहा हूँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11 एंड देन 12। तो यहाँ पे मैं इसके टेबल का एक और एट्रीब्यूट विड्थ भी डिफाइन कर देता हूँ और इसके साथ मैं एक और एट्रीब्यूट अलाइन का भी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये सेंटर लाइन हो जाए। अलाइन में मैं वैल्यू दे रहा हूँ सेंटर। अब मैं इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास ये टेबल बन के आ गया। स्लाइड में देखें तो फर्स्ट रो के 2 कॉलम्स जो है मर्ज हुए हैं। तो ये कैसे मर्ज होंगे, यहाँ पे कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कॉल स्पेन यूज़ किया जाता है और रोज़ को मर्ज करने के लिए रो स्पेन यूज़ किया जाता है। जितने कॉलम्स मर्ज करने होते हैं उतनी ही वैल्यू उसमें दी जाती है और जितनी रोज़ मैंने मर्ज करनी थी, यहाँ पे मैंने जैसे कि 3 वैल्यू दी हुई है, मुझे 3 रोज़ मर्ज करनी थी तो यहाँ पे 3 की वैल्यू दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ नोट पैड में और यहाँ पे फर्स्ट रो के 2 कॉलम्स जो है मर्ज हुए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम में कॉल स्पेन इज इक्वल टू वैल्यू इसकी दे रहा हूँ 2। अब मुझे यहाँ पे अब ये जो कॉलम है हमारा TD है, ये 2 सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 सेल्स आपस में मर्ज हो गए हैं। तो मुझे ये वाला सेल, ये वाला TD रिमूव करना होगा यहाँ से। तो अब मैं रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें फर्स्ट 2 सेल्स जो है आपस में मर्ज हो गए हैं। अब इसी तरह मुझे 6, 9 और 12 जो है ये सेल्स आपस में मर्ज करने हैं। तो ये किस तरह से होंगे, मैं 6 में जाऊंगा और वहाँ पे रो स्पेन दे दूंगा कि अब मुझे रो वाइज जो है कॉलम्स को मर्ज करना है। पहले मुझे कॉलम वाइज सेल्स को मर्ज करना था, अब मुझे रो वाइज सेल्स को मर्ज करना है। तो रो स्पेन इज इक्वल टू मुझे 3 सेल्स को रो वाइज मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने रो वाइज 3 कॉलम्स को मर्ज करना है तो मुझे सेकंड रो का लास्ट कॉलम रिमूव करना होगा और उससे अगली रो का भी लास्ट कॉलम मुझे रिमूव करना होगा। तो अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देखूँ तो ये मेरे पास आउटपुट उसी तरह से शो हो गई है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट 2 सेल्स मर्ज हुए हुए हैं और
इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो के लास्ट जो कॉलम्स हैं वो मर्ज हुए हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे आउटपुट में देख लिया इम्प्लीमेंट करके कि फर्स्ट रो के फर्स्ट 2 कॉलम्स मर्ज हुए हैं और सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो के जो लास्ट कॉलम्स हैं वो आपस में मर्ज हुए हैं। तो इस तरह से हम सेल्स की मर्जिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेस्टेड टेबल। तो नेस्टेड टेबल बनाना बहुत आसान है। जब भी हमने कोई नया टेबल के अंदर कोई टेबल क्रिएट करना है तो वो पुराने टेबल के किसी सेल के अंदर ही क्रिएट किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये रो यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर ये जो सेल है TD यहाँ से यहाँ तक, इस TD के अंदर यहाँ पे ही फुल फ्लैज एक टेबल ऐड कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको आउटपुट में शो हो रहा है कि 2x2 का एक टेबल है और इसका जो थर्ड सेल है, ठीक है, सेकंड रो का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने एक और टेबल क्रिएट कर दिया। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नोटपैड में और ये अपना पुराना टेबल जो है यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नया टेबल क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स मैं लगा देता हूँ जैसे विड्थ इज इक्वल टू 50% कि स्क्रीन के 50% पे ये स्प्रेड हो जाए, और हाइट मैं इसकी दे रहा हूँ इज इक्वल टू 500 पिक्सल, और बॉर्डर मैं इसका दे रहा हूँ 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया, और सेल स्पेसिंग में इसकी बिल्कुल 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल को क्लोज कर दिया और इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम थे। यहाँ पे मैं TR का टैग ले रहा हूँ, यहाँ पे TR को क्लोज कर रहा हूँ और इसके अंदर 2 कॉलम्स चाहिए मुझे। तो फर्स्ट TD में मैंने 1 लिखा, यहाँ पे TD को क्लोज किया और इसके बाद एक और कॉलम मैंने लिया और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2। अब इसी रो के कोड को मैं कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 3 और 4 कर देता हूँ। अब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या मेरे पास आया है। तो मेरे पास 2 रोज बाय 2 कॉलम्स का एक टेबल बन के सामने आ गया है। अब इसकी थर्ड सेल में मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं थर्ड सेल का ये 3 को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से और क्लोजिंग टैग को नीचे किया और यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट कर लिया और इस टेबल की मैं विड्थ दे रहा हूँ 100% और इसमें मैं उसी तरह से TR ऐड कर रहा हूँ और इसमें यहाँ पे फर्स्ट TD में मैं 3i का वैल्यू इसकी दे रहा हूँ और TD यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसके सेकंड कॉलम में मैं 3i कर रहा हूँ और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब यही TR मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ 2 रोज बाय 2 कॉलम के टेबल के लिए। तो यहाँ पे मैं 3i कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3i4 कर रहा हूँ और इस टेबल को मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या बना हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास आउटर टेबल के थर्ड सेल के अंदर 2 रोज बाय 2 कॉलम्स का एक टेबल क्रिएट होके आ गया है। नेक्स्ट है वेब लेआउट विद टेबल, कि एक वेब पेज का जो लेआउट होता है वो टेबल से किस तरह बनता है। तो एक वेब पेज का जो नॉर्मल सा लेआउट होता है उसमें क्या होता है, सबसे टॉप पे हेडर होता है जिसमें नेविगेशन बार होती है, मेन्यू होता है और उसके बाद एक सेंटर कॉलम होता है जिसमें आपका मेन कंटेंट या मेन स्टोरी आ रही होती है। इसके बाद एक राइट पैनल जिसमें रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड स्टोरीज आ रही होती हैं और उसके नीचे सबसे एंड पे एक फुटर आ रहा होता है जिसमें आपके लिंक्स और कॉपीराइट का मैसेज आ रहा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम बना के देख लेते हैं डायरेक्ट। तो मैं जा रहा हूँ नोटपैड में और यहाँ पे मैं पुराने टेबल को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से और नया टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस टेबल में हमें
ये 3 रोज और 2 कॉलम्स का टेबल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टेबल के एट्रीब्यूट्स कुछ दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ दे रहा हूँ इज इक्वल टू 100%, ताकि वो पूरी स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड हो जाए। और इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो TR पहली रो ले ली मैंने, और इसके अंदर TD और TD, और इसी तरह मेरे पास जो रोज हैं 3 हैं और हर रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो मैंने इसी को ही कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लिया। अब इसका टेबल का एक और एट्रीब्यूट मैं बॉर्डर भी डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि हमें बॉर्डर भी नज़र आता रहे। तो बॉर्डर में इसका 1 डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रो के 2 सेल्स हैं, मुझे उनको मर्ज करना है हेडर के लिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ। तो सेल्स को कॉलम वाइज मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पेन यूज़ करते हैं, और 2 कॉलम्स को मुझे मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 2, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ हेडर की, और इसको मैं नीचे वाले TD को रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेल इसमें कॉल स्पेन 2 वैल्यू है, तो ये 2 सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा हेडर आ गया। मैं पेज को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे 1-2 काम कर रहा हूँ। नंबर 1 के यहाँ पे मैं इसकी सेल स्पेसिंग जो है 0 कर रहा हूँ, ताकि वो डबल लाइंस मुझे शो ना हो। और उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक मेन कॉलम और दूसरा राइट पैनल। तो जो मेरा मेन कॉलम है उसकी विड्थ ज़्यादा है यहाँ पे, जैसा कि डिफाइन किया हुआ है TD में विड्थ 70%, और जबकि मेरा जो राइट पैनल है वो है 30%। तो ये मिल के टोटल 100% हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं वहाँ पे भी डिफाइन कर लेता हूँ। और इसी तरह लास्ट में मेरे पास जो 2 सेल्स हैं वो मर्ज हुए हुए हैं फुटर के लिए, तो यही चीज़ मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे नोट पैड में मैं मेन कॉलम के लिए यहाँ पे इसकी विड्थ दे रहा हूँ 70%, और इसी तरह इस सेल की मैं विड्थ कर रहा हूँ 30%। तो ये मेरा हो गया मेन कॉलम, और ये हो गया मेरा राइट पैनल। और मैं इस रो की हाइट भी बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी रो की हाइट दे रहा हूँ 500, इट मीन्स कि 500 पिक्सल, ताकि मेरा जो सेंटर का कॉलम और राइट का कॉलम है वो थोड़े से मुझे हाइट वाइज लंबे नज़र आए। और अब मैं पेज को अपने को रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या चेंजेस आई हैं। तो ये मेरे पास हेडर आ गया टॉप पे, और ये मेरे पास मेन कॉलम, और ये मेरे पास राइट पैनल आ गया। सॉरी, यहाँ सेल पैडिंग दिया हुआ है, सेल स्पेसिंग को मुझे 0 करना था। अब फुटर के लिए दोबारा से वही काम कि मुझे 2 सेल्स को मर्ज करना है कॉलम वाइज। तो मैं कॉल स्पेन यूज़ करूँगा और इसकी वैल्यू दे दूँगा 2। अब ये 2 सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे नीचे वाले सेल को रिमूव करना होगा। और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे फुटर। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन के सामने आ गया। तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो हेडर की जो रो है उसकी हाइट मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 50 दे रहा हूँ, और यही हाइट मैं फुटर को भी दे रहा हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर वो नज़र आ जाए। तो इस तरह से ये मेरा हेडर आ गया, और यहाँ पे मेरा मेन कॉलम, यहाँ पे राइट पैनल, और ये मेरा फुटर आ गया। तो ये मेरे एक वेब पेज का फुल फ्लेज जो है लेआउट बन के सामने आ गया है।
जस्ट मैंने अभी आपके सामने एक वेब पेज का स्ट्रक्चर ही बनाया है, इसमें कोई डाटा ऐड नहीं किया और इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं की, जो कि हम आगे जाके करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स हमारे HTML के रह गए हैं, जिसमें हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखना है फॉर्म्स किस तरह HTML में बनते हैं। उसके बाद हमने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको देखना है, और इसके बाद हमने मीडिया टैग्स कि हमने कोई वीडियो ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे, ऑडियो ऐड करनी है या किसी दूसरी वेबसाइट का डाटा हमने अपनी वेबसाइट पे शो करवाना है तो वो किस तरह से शो करवाएंगे। उसके बाद हम CSS की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम डिटेल से स्टाइलिंग पढ़ेंगे और स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे और फुल फ्लैज एक वेबसाइट भी बनाएंगे। होपफुली आपको HTML में टेबल क्रिएट करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, अगर समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।